Assalamu alaikum dear students. Hope you all are enjoying good health. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to the e-lecture of English organized by Government Postgraduate College TG Han. Yesterday we discussed the poem number 2, that was I think yes, that was Night Mail. And today we'll be starting poem number 3, that is Loveliest of the Trees, the Sharina, written by A.E. Houseman. Now, A.E. Houseman is basically a British poet, and he's a classical author. His coming to his style or his themes of his poem. His poems are usually written on the natural theme or the petty experiences of human life. Coming to his stylistic qualities, his poems are highly lyrical. लिरिकल पोएम होती है, म्यूज़िक होता है इनकी पोएम में, प्लस दे आर रिटन आफ्टर द स्टाइल ऑफ द बैलेट. नाउ व्हाट्स अ बैलेट? बैलेट आप सिंपली समझ लें कि एक फोक जो सॉन्ग्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन होते हैं, वो बैलेट कहलाते हैं. फोक सॉन्ग्स टाइप शॉर्ट सॉन्ग्स होते हैं ये, ठीक है, और बहुत लिरिकल होते हैं, बहुत म्यूज़िक होता है उसमें. तो coming to this very brief, short but yet lovely poem, Loveliest of the Trees, the Cherry. Now, title basically बता रहा है आपको कि this very poem is about a cherry tree and which is very much loveliest, which is looking very lovely at this moment. Loveliest of the trees, the cherry now is hung with bloom along the bough and stand about the woodland right, wearing white for Easter tide. Now writer is saying that this cherry tree, चेरी एक बेटा छोटा सा फ्रूट होता है, रेड कलर की बेरी होती है, आपने अक्सर देखी भी होगी, केक्स वगैरह पे लिखी होती है, ब्राइट रेड कलर का इसका कलर होता है. इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बॉ. वो कह रहे हैं कि ये ना शाखें जो हैं इसकी जो शाखें हैं, ये चेरी का जो ट्री है वो शाखों के बराबर, अलोंग द बॉज मतलब शाखें जो हैं उसकी, दे आर हंग विद ब्लूम. हंग विद ब्लूम मतलब कि इन पर जो बिल्कुल ब्लूम कहते हैं बेटा शबाब को, मतलब कोई चीज़ अपनी पीक पर हो. पीक से मुराद वो अपनी ब्यूटी में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी उरूज पर हो. ठीक है, जैसे आप देखते हैं एक बच्चा पैदा होता है, फिर शुरू में बड़ा कमज़ोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवान हो जाता है. तो जवान जो आदमी होता है वो ब्लूम में होता है. ब्लूम मतलब अपनी सलाहियतें, उसकी मेंटल भी और उसकी जनाब जिस्मानी जोर जो होता है वो सब जो होता है वो पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, जैसे आप लोग हैं यंग फ्रेश, दिस इज़ एक्चुअली द ब्लूमिंग एज, ये ब्लूमिंग एज है. तो इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो शाखें हैं, दे आर हंग मतलब लटक रही हैं, यानी इन पर बोझ है चेरीज़ का, और चेरीज़ के चेरीज़ के फ्लावर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो बोझ से झुके चले जा रहे हैं. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट. और ये कहाँ पे मौजूद है? ये वुडलैंड राइट के बिल्कुल बराबर में मौजूद है. वुडलैंड राइट मतलब वो रास्ता जो कि जंगल की तरफ जाता है. वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. और देखें हियर अगेन ही इज़ यूजिंग अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे भी एक पर्सोनिफिकेशन की तरह का लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज़ हो रहा है. चेरी का जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर सॉरी, और चूँकि ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो सॉरी ये क्योंकि जनाब स्नो सीज़न है, स्नो भी है, और क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है तो वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है. ठीक है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो पौधा है, ये जो चेरी का छोटा सा दरख्त है, इसने क्या पहना हुआ है, इसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है फॉर द ईस्टर टाइड, यानी कि ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए. ईस्टर जो है वो क्रिश्चियंस का एक त्यौहार होता है और उसमें मोस्टली ये लोग वाइट कलर्स पहनते हैं. और चूँकि स्नो पड़ती है, बहुत ठंड होती है, तो वो राइटर ऐसा मेटाफर यूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है सिम्बॉलिकली कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उस ट्री ने क्या पहना हुआ है, उस ट्री ने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और वो सेलिब्रेट कर रहा है ईस्टर को. नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स सेकंड स्टेंजा. नाउ ऑफ माई 3 years and 10, 20 will not come again. बहुत प्यारी लाइन है. वो कह रहा है कि अब जो हूँ मैं 70 साल का हूँ,
थ्री स्कोर ईयर मतलब स्कोर कहते हैं 20 ईयर्स के स्पेन ऑफ टाइम को। तो थ्री स्कोर हो गए बेटा 60 ईयर्स एंड 10 प्लस 10 70। सो दिस मैन इज ऑफ 70 ईयर्स एंड ही सेड 20 विल नॉट कम अगेन। इसमें से जो 20 साल है ना वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। अच्छा अब देखिए वो ये कह रहा है कि 20 विल नॉट कम अगेन, तो इसका क्या मतलब है? बकिया 50 इसके पास वापस आ जाएंगे? नो, श्योरली नॉट। बट हियर एक्चुअली ही इज काउंटिंग दीज 20 एज वेस्टेज। इसने ये 20 साल जो इसके शुरू के ज़माने के हैं, जिसमें ये क्यों इसको वेस्टेज के तौर पे ले रहा है कि ये कभी भी उन 20 सालों में उसने चेरी ट्री नहीं देखा था इतना खूबसूरत, ना ही वो कभी नेचुरल सीनरी को देख के और बड़ा महजूज होता था। तो बाद के 50 साल, शुरू के 20 हटा दें, उसने चेरी ट्री का नज़ारा नहीं किया, तो ही बिलीव्स, वो ये समझता है कि वो तो ज़ाया ही हो गए बिल्कुल और वो अब दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन जो बकिया 50 साल हैं वो दे आर वर्थ इट। वाई? क्योंकि उसने इन तमाम 50 सालों में हर साल चेरी ट्री, दे ही basically cherishes the cherry tree in 50 years. Throughout these 50 years he has been watching and he has been enjoying the sight of the cherry trees. And take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. ठीक है जी, यही मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहता है 70 स्प्रिंग्स में से मेरी जो मैंने 70 बहारें देखी हैं ज़िंदगी है, लेकिन ये जो 70 बहारें हैं ये उनमें से 20 जो थी वो मेरे किसी काम की नहीं थी, ना वो मैं कभी यूज़ नहीं करता। इट ओनली लीव मी 50 मोर। मैंने जो सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, ये जिनको मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी जी, वो सिर्फ 50 साल जी हैं। ठीक है, ओके। And since to look at things in bloom, now I am on the third stanza. And since to look at things in bloom, 50 springs are lit in Rome. Here the writer is bit melancholic and bit nostalgic. Nostalgic मतलब अपना माजी याद करके थोड़ा दुखी होना, और melancholy मतलब sadness. Sadness तो not a strong sort of sadness, but a kind of subtle sadness here we can see. वो कह रहा है लेकिन एक ऐसी चीज़ चेरी ट्री, और जब वो अपने ब्लूम पे हो, जब वो अपने शबाब पे हो, मतलब फुल ग्रोन वो हो चुका हो, उसमें फूल लगे हो, उसमें फल लगे हो, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल। वो कहता है 50 बहारें एक बहुत कम अरसा है उसकी ब्यूटी को महसूस करने का, उसकी खूबसूरती को अपने अंदर उतारने का। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। वो कहता है मैं वुडलैंड फिर जाऊँगा, मैं फिर जंगल की तरफ जाऊंगा, और मैं हमेशा जाता रहूँगा। और मैं क्या देखने के लिए जाऊँगा? टू सी द चेरी हंग विद स्नो। और मैं देखूँगा कि चेरी जो है वो पूरी की पूरी बर्फ़ से जो है ढक गई है। Now what is the theme of the poem or the main idea? Basically it's this poem is praising the natural beauty or the nature itself. और वो पोइट ये समझते हैं कि चेरी ट्री जो है वो इतना खूबसूरत एक नज़ारा है कि उसे देख के बंदा ओवरजॉय जो है तो हो सकता है। पूरी ज़िंदगी, इवन 50 साल भी बहुत कम होते हैं नेचर को देखने और अप्रिशिएट करने के लिए। कमिंग टू ग्लॉसरी, ग्लॉसरी मीन्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड। हंग विद ब्लूम मतलब लोडेड विद फ्लावर्स, मतलब उसमें इतना फ्लावर आ गया है कि वो उससे झुका चला जा रहा है वजन से। ईस्टर इज़ द एनिवर्सरी ऑफ रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर अ फुल मून ऑन और आफ्टर 21 मार्च। ठीक है जी, मैंने कहा था ये एक त्यौहार है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिजरेक्शन या उनकी दोबारा जो उनको उठाया जाएगा उसकी याद में या उसकी एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद मनाया जाता है। 3 स्क्वायर्स एंड 10 ये 70 ईयर्स हैं। ठीक है, लिटिल लूम मतलब शॉर्ट लाइफ। कमिंग टू question sorry exercise, the very first is MCQ. You have to choose the correct answer. Cherry is the loveliest in winter, summer, spring, autumn. Now listen, this cherry is hung with snow. इसका मतलब है ये पूरा का पूरा क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है, तो इट मस्ट बी विंटर होगी। लेकिन टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, उस पर थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हुई है, लेकिन चूँकि 21 मार्च के बाद मनाया जाता है तो दैट मस्ट बी स्प्रिंग। मार्च के बाद मोस्टली जो है वो बाहर का मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी होती है, लेकिन मौसम जो है वो चेंज हो रहा होता है। ईस्टर इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। चेरी इज़ ड्रेस्ड इन वाइट। 3 scores and 10 are 70 years. How many years of poet's life would not come again?
कितने वापस नहीं आएंगे? 20. चेरी ग्लोरीफाइज लाइफ, द सिटी, माइंड एंड द थॉट, द इन्वायरमेंट. चेरी किसको ग्लोरीफाई करती है? बेसिकली इन्वायरमेंट को ग्लोरीफाई करती है. Coming, make the statements true or false. Cherry is flower and not a fruit. I think that is false. Cherry is a fruit basically. Cherry is loveliest in autumn. False. The color of the flower cherry is blue. That is something which I don't know and I have to check it. Okay, I'll tell you in the next lecture. Okay. और you may meanwhile Google it. I think cherry का जो flower होता है वो white color का होता है. 70 years are sufficient to cherry the beauty of the cherry. No, writer कहते हैं कि जो है वो 50 साल भी बहुत कम होते हैं और 70 साल भी. The cherry blooms in winter. No, this is spring. Cherry stands above the woodland, right? Yes. Cherry adds to the glory of Easter. Yes. To see the cherry hung with snow is not worth seeing. No. Wrong. The cherry turns woodland a haunted land. No. The cherry is a feast for eyes. Yes. Add more rhyming words in each line. Yesterday I told you what are rhyming words, and this is something which you should do by yourself. But for an example, let me tell you cherry, then there could be a rhyming word berry, hung. हंग के साथ आप क्या राइम कर सकते हैं? संग राइम हो सकता है. ओके जी. स्प्रिंग्स की बात करें तो स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, सो दीज कुड बी राइमिंग्स. नाउ एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. Excuse me. I told you about how to attempt the question of reference to context, and explanation I have just given you. So you could attempt this question by yourself. What time of the year is mentioned in the first stanza? This is पहले stanza में कौन सा time mention किया हुआ है? Now see, you may see. WS of this is the Easter tide, so this must be spring, March. Okay, read the second stanza carefully and write how old is the poet. Poet is 70 years old, you all know. What is the poet trying to say in the last stanza? Last stanza का जो main idea वो यही है कि जनाब ज़िंदगी ये जो नेचर है या ये जो खूबसूरत चेरी का ट्री है उसको देखने के लिए एक उम्र भी ना काफ़ी है. So we are done with the third poem. Next week inshallah we'll be starting the fourth one, but before ending the lecture let me again remind you that you have to fill your attendance form and submit it, and if you have any queries and questions you may drop them in the comment section. Do not forget to subscribe the channel so that you may get notified about the upcoming lectures, and I advise you people you regularly go through all the lectures. So inshallah I'll meet you next week. Until then, take care. Allah Hafiz.